दोस्तों आईएएस एग्ज़ाम निकालने के बाद हमें जाना गवर्नेंस में ही है, लेकिन जब बात आती है प्रीलिम्स में प्रिपरेशन के लिए गवर्नेंस की, तो हम हर वो तरीका अपनाते हैं जो कि यूपीएससी नहीं चाहता कि आप गवर्नेंस के लिए करो। यूपीएससी पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम पढ़ते रह जाते हैं स्कीम्स, एक्ट एंड पॉलिसीज़। यूपीएससी चाहता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आंसर कर पाओ, जैसे 2025 में ये क्वेश्चन था, या फिर इस तरह के कि कौन सा बोर्ड किस बॉडी में या किस मिनिस्ट्री में आता है। हम उन चीज़ों पे फोकस ना करके बेसिकली स्कीम्स पे फोकस करते रह जाते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट नॉट टू स्टडी इन गवर्नेंस एंड किस तरह से पढ़ना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, उन पे मैं बात करना चाहूँगा। स्वागत है सिनॉप्सिस साइंस में, मेरा नाम है कृष्णा। सबसे पहले आप देखो, यूपीएससी दो तरह के क्वेश्चंस पूछता है जब गवर्नेंस की बात आती है। एक होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरे आते हैं स्कीम्स। इसमें मैं एक्ट, पॉलिसी एंड बिल भी कर देता हूँ। तो एक्ट, पॉलिसी और बिल और स्कीम, इसमें तो सबसे पहले आप ये देखोगे टारगेट ग्रुप क्या है, वहाँ फंसा लेता है। फार्मर के लिए है, उसमें भी स्मॉल फार्मर के लिए है। अगर लेबर हैं तो 60+ एज के लेबर हैं, क्या किन को टारगेट करता है। फिर फंडिंग पैटर्न, कितना पैसा गवर्नमेंट देती है, एक ये फंडिंग हो गया, दूसरा सेंटर वैसे स्टेट का फंडिंग। फिर फेमस और नॉन फेमस स्कीम्स के ट्रैप में भी आपको फंसा लेता है। फेमस स्कीम वो जो हम सब जानते हैं या गांव देहात चलते हुए हर बंदा जानना चाहता है जिनके बारे में। नॉन फेमस स्कीम जैसे कोई कहीं से स्कीम उठा के पूछ ली, वो हम फिर प्रिपेयर करने बैठ जाते हैं 400-600 स्कीम्स। इसके अलावा आता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिनिस्ट्री हमें होनी चाहिए। मिनिस्ट्री किस तरह से फंक्शन करती है, क्या हायरार्की है, उसके बेस पर मैच द फॉलोइंग। कभी मिनिस्ट्री से स्कीम को मैच करा लेता है, कभी डिपार्टमेंट से स्कीम, कभी मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट, ये सब मैचिंग चलती रहती है। जैसे आपकी स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन है पहला वाला, ये आप समझो कि हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। रेगुलेटेड की बात की है, ठीक है। अगर हम पीएनजीआरबी के बारे में नहीं पढ़ेंगे या फिर हम करंट अफेयर्स पे ही वेट करते रहेंगे कि जब करंट में आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के बारे में अगर हम पढ़ें तो कुछ हमें मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, अबाउट मिनिस्ट्री। उसमें कभी कभी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इस मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, समथिंग लाइक दिस। ऑलमोस्ट हर कुछ जो भी फेमस मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिक अबाउट मिनिस्ट्री, जिसमें की इनिशिएटिव हो गए, मिनिस्ट्री का बेसिक गोल क्या है, कुछ पीएसयूज़ क्या है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह क्या है, देन उसके बाद कुछ बॉडीज़ जो इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री में यही एक मेजर बॉडी है। इस बॉडी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रेगुलेट करती है रिफाइनरी। बेसिकली रेगुलेटरी बोर्ड है तो रेगुलेट करेगी, रेगुलेट समथिंग, ठीक। अब क्वेश्चन यही पूछा है क्या क्या रेगुलेट करती है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ो कि डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को लेकर चलती है। तो डाउन स्ट्रीम में प्रोडक्शन तो नहीं आता है, प्रोडक्शन तो नहीं आता है, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन आपका यहाँ पे आता है, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे रिफाइनिंग तो यहाँ भी लिखा है, रिफाइनिंग यहाँ भी लिखा है, यहाँ रेगुलेशन है, ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कैसे समझ आएंगी कि ये हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करनी है, उसके लिए ज़रूरत हमें पड़ती है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझने की। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री में क्यों नहीं है, कॉयर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ में है कि नहीं है, या नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन। अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करते हैं, उन बातों के साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। हम 400-500 स्कीम्स लर्न करने पे बैठ जाते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के स्ट्रक्चर पे हम फोकस नहीं करते हैं। हम रैंडम सोर्सेज पे ज़रूर फोकस करते हैं कि डेली पीआईबी पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पढ़ने बैठ जाते हैं, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस, और इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। फिर भी इसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं इन जनरल। अब स्मार्टली कैसे पढ़ना है इसको, गवर्नेंस को, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा, यू हैव टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, अगर हम मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने जाएं तो हम 500-600-700 पेज का एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बहुत आराम से A4 पेपर पे 10 फॉन्ट साइज़ में, उससे काम नहीं चलेगा हमें, बट वो सब पढ़ना भी है। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैप्स या फिर जो क्लू होते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे, जो कॉमन सेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन डिटेलिंग। आपको कॉमन सेंस आएगा कैसे, मिनिस्ट्री से रिलेटेड कॉमन सेंस कैसे आएगा, जब आप मिनिस्ट्रीज के बेसिक्स समझते होंगे, ठीक है।
जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर है ये बताता हूँ। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ये कुछ, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है वो बताता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये बेसिकली इस बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पहले बना था, बाद में मिनिस्ट्री बन गई। इसमें आज की डेट में एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, एक दूसरा आपका है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, 2 चीज़ों के लिए है। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ये बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP वगैरह जो है, मल्टीलेटरल बायलेटरल चीज़ें, उन पे काम करता है, स्टेट ट्रेडिंग पे काम करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर, इन सब चीज़ों पर बात करता है। ये क्या है, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक। बेसिकली इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अल्टीमेटली एम क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ये क्या है, स्टार्टअप से रिलेटेड मैटर देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह वगैरह देखता है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखता है। अब मिनिस्ट्री के बारे में अगर हमने इतना समझ लिया तो आपको ये पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस चीज़ पे काम करता है। ऑटोमोटिव बोर्ड क्या है, ये कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मिनिस्ट्री इस बोर्ड को संभाले। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ते हैं तो इसकी पहली लाइन में लिखा है कि मिनिस्ट्री क्या करती है, इट इज़ कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ दिस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी, वो सब आपको इसी में मिलेंगी, राइट। चाहे वो फेम हो या मोबिलिटी से रिलेटेड हो, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। इसमें अगर आप डिपार्टमेंट देखो तो 2 डिपार्टमेंट है, बेसिकली चेंज हो सकते हैं ईयर दर ईयर, उस पर आप मत जाओ। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ में बात करनी है, उस पर मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, इसमें आप देखोगे कहीं लिखा होगा, एक तो हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ पे आता है, ठीक है। डीजल इंजन्स हो गए, गियर्स, गियर बॉक्स, ये सब चीज़ें इसके पास आती हैं, ठीक। तो आपको ये पता है, अगर आपको मिनिस्ट्री का नेचर पता है तो हो सकता है आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि ये मिनिस्ट्री किस में है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या तो इसमें नहीं है या फिर ये एक्टिविटी तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ की है, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली मैं कॉयर बोर्ड की बात करूँ, कॉयर क्या होता है, नारियल की जो छिलके होते हैं उनसे बनता है। अब ये किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, 2 हैं, 3 है इनफैक्ट। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसमें आपके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तीसरी आपकी आती केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसमें फर्टिलाइजर वाला पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो एग्रीकल्चर में नहीं है, लेकिन आना तो इन्हीं 3 चीज़ों में से किसी में चाहिए था। आपको ये समझ में आएगा, कॉयर बोर्ड एक हैवी इंडस्ट्रीज़ का काम नहीं है, ये MSME का काम हो सकता है, एग्रीकल्चर का काम हो सकता है, बट नॉट दिस। एक्चुअल में कॉयर बोर्ड MSME में आती है। देन नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। अब ऐसे क्वेश्चंस करने आपको स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आना चाहिए, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री क्या करती है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है। इसमें आप 1-2 चीज़ों पे और फोकस करोगे। पहली चीज़ आप स्ट्रक्चर पे बात करोगे। दूसरा, जो रीस्ट्रक्चरिंग हो गई कभी, इसमें क्या है, 2 मिनिस्ट्री का मर्जर कर दिया, कोई मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी, किसी का रीनेमिंग कर दिया, ठीक है, रीनेमिंग आती है। फिर मिनिस्ट्री के लेवल पे भी ये चीज़ होती है रीस्ट्रक्चरिंग, और डिपार्टमेंट के लेवल पे भी। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिनिस्ट्री, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट, रीनेमिंग एंड मर्जर ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो रीस्ट्रक्चरिंग पे आपको फोकस करना है। फिर उन मिनिस्ट्रीज़ की जो कॉमन या फिर फेमस स्कीम्स हैं, जो फेमस स्कीम्स हैं वो आपको ध्यान रखनी, जो बहुत बड़ी स्कीम्स हैं। अब सोर्सेज इसके क्या हो सकते हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पढ़ लो, विकीपीडिया पढ़ लो, या फिर सिनॉप्सिस IAS के जो डॉक्यूमेंट है, ये आता है 2020 50-50 सीरीज़ में। मैं इसको PT में भी इंक्लूड करके देता हूँ। बेसिकली हमें क्या करना है, अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री समझनी होती है। ये बेसिकली जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है उसके अंदर आता है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, उसके ऊपर अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जैसे मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट, उसके अंदर अटैच्ड ऑफिस, उसके अंदर सबऑर्डिनेट ऑफिस, उसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके अंदर PSU, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ये डिटेलिंग में आप देख लेना। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, ठीक है, जैसे PMO
DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आपने कभी नहीं देखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई काम करने के लिए कोई मंत्री गया या स्पेस शटल लॉन्च करने के लिए कोई मंत्री वहाँ पे गया, राइट। दिस इज द सेम DAE जो ये वाला DAE है, राइट। तो ये बेसिकली नॉर्मल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंटल हायरार्की में नहीं आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के लिए PMO उसका पर्सनल ऑफिस है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसका नाम ही है। ये कोई मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस है, उसने अपनी मर्जी से अपने शौक के लिए बना लिया। फिर DAE है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, फिर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज आती है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है मिनिस्ट्रीज का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद क्या आता है, टाइप ऑफ बॉडी क्या क्या है। अटैच्ड ऑफिस हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस हो सकते हैं। अटैच्ड ऑफिस में जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, सबऑर्डिनेट ऑफिस जैसे CPW है, स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे SEBI वगैरह हो गए, ऑटोनोमस बॉडी जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग करती है, देन PSUs भी आते हैं। देन रेगुलेटरी बोर्ड, जो क्वेश्चन पूछा है ये वाला, अगर आपको रेगुलेटरी बोर्ड्स के बारे में पता हो, आई थिंक हाँ ये बोर्ड के बारे में ही है। तो रेगुलेटरी बोर्ड क्या करते हैं, मिनिस्ट्री में है, जैसे SEBI एक रेगुलेटरी बोर्ड है। इनकी खास बात ये होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री का है, नौकरी कैसे लगेगी, हायरिंग, पोस्टिंग, ये सब चीज़ें मिनिस्ट्री डिसाइड कर सकती है, बट फंक्शंस इनके इंडिपेंडेंट होंगे। ये डिपार्टमेंटल हायरार्की में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। बेसिकली दे एग्जिस्ट अंडर अ मिनिस्ट्री बट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। बेसिकली पार्लियामेंट को मिनिस्ट्री के थ्रू डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। कई बार डायरेक्टली प्रेसिडेंट को भी अपनी रिपोर्ट देते हैं, ऐसे अथॉरिटी में UPSC आ जाता है, ठीक। तो मोस्टली रेगुलेटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको पता है। स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी, जैसे SEBI का एग्जांपल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो एग्जीक्यूटिव रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनी है, जैसे नीति आयोग वगैरह। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे UPSC वगैरह, ठीक। तो इस वे में आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो फिर गवर्नेंस को आप मेजर वे में टेम कर लेते हो। अब पढ़ना कितना है, हाउ मच टू प्रिपेयर। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि 400-500 स्कीम्स लर्न करने नहीं बैठना है। प्रीलिम्स के लिए अगर मैं कहूँ तो पहला पॉइंट, 2 से 3 साल की जो मेजर स्कीम्स हैं वो आप लर्न करो। दूसरा, स्कीम्स इन न्यूज़, जो स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं रिसेंटली 1-1.5 साल में, वो देखो। तीसरा, फ्लैगशिप स्कीम, जैसे PMJDY एक फ्लैगशिप स्कीम जो कई साल 10, 12, 15 साल से चल रही है, ये करना है। पहली चीज़ प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ना है। दूसरा, डेप्थ कितनी जानी है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि कौन लॉन्च करता है या मैनेज करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फंडिंग कौन दे रहा है, सेंटर या स्टेट, या फिर फंडिंग पैटर्न, कितना पैसा एक्चुअल में लोगों को दिया जा रहा है, ये भी है। हालांकि डेटाबेस क्वेश्चन से गलत हो सकते हैं। तीसरा, इसका टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ग्रुप किस ग्रुप को टारगेट करती है। चौथा, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं। ये 4 चीज़ें आपको फोकस देके पढ़नी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, PM किसान एक स्कीम है, ठीक है। हु कौन लॉन्च करता है, अगर मैं कहूँ हु की बात करूं तो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्री, पहला पॉइंट। फंडिंग क्या है, अगर दूसरी बात करूं तो दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल ज़्यादातर पैसा देता है आपको, इसमें दिखेगा। तीसरा, टारगेट ग्रुप क्या है, फार्मर्स, वो भी स्मॉल फार्मर्स। चौथा क्या है, की फीचर क्या है, 6,000 रुपीज़ DBT के थ्रू ट्रांसफर होंगे। इतना मिनिमम पता होने चाहिए, मैक्सिमम लेवल पे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको मैं शो करता हूँ जो पूछे हैं UPSC ने रियल में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बहुत ही नॉन फेमस स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSMY योजना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। अब एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या कहती हैं कि डेटा इज़ रॉन्ग, तो उस हिसाब से ये और ये गलत होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। UPSC कई बार इसमें सही चीज़ें भी पूछ लेता है, ठीक है। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा एक गलत ऑप्शन लग रहा है वो है फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर। यार श्रम योगी का मानधन दे रहे हैं हम, बेसिक कुछ दे रहे हैं। आप बात देखो 3,000 रुपये पर मंथ की बात कर रहे हैं, उसमें फैमिली पेंशन देंगे वो भी स्पाउस को या अनमैरिड डॉटर्स को, ये सही होने के चांसेस थोड़ा कम है। तो A एलिमिनेट हो जाता है, D एलिमिनेट हो जाता है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अब UPSC ने पहले स्टेटमेंट पे आपको असेस ही नहीं किया,
पहला भी गलत हो गया बेसिकली। बट जो ये वाला पॉइंट है, आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आंसर इसका बी है, ठीक है। तो इस केस में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये आपको लर्न करने, बट किस लेवल तक लर्न करोगे, किस लेवल तक लर्न करोगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो हमने क्या बात की थी, हु, कौन लेके आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, टारगेट ग्रुप की बात की थी। टारगेट ग्रुप क्या है, स्कीम गारंटीज मिनिमम पैकेज, फंडिंग भी पूछ ली है, ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, बेसिकली जो दूसरी और तीसरी तिमाही है प्रेगनेंसी की उसकी बात कर रहे हैं, एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सुरक्षित मातृत्व अभियान है। बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए कि हाँ सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ टाइम ले सकते हैं, बट 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी काफ़ी बड़ा टाइम है। बट फीचर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस जो अभियान है, स्कीम है, उसका मेजर फीचर ही यही होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है, 6 महीने काफ़ी लंबा टाइम है। दूसरा तो इसको मैं कहूँगा चांसेस है गलत होने के। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड सर्टेन स्पेशलिटीज़, प्राइवेट सेक्टर सर्टेन स्पेशलिटीज़ दे सकते हैं वॉलंटियर करने के लिए। हाँ ये सिंपल है, प्राइवेट को देना है तो कुछ फैसिलिटी दे दो, वॉलंटियर कर लो एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। लोग मार्केटिंग के लिए भी कर लेते हो। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो ऑलमोस्ट ट्रू है, तो मेरा आंसर बी और सी में से होना चाहिए। मुझे अगर स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं पता देन मैं तुक्का ही मारूंगा, आंसर इसका बी है, 1 इज़ रॉन्ग। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये माँ बनाने के लिए है, पोस्ट डिलीवरी के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सकते हैं बट प्राइमरी फीचर नहीं है, तो क्वेश्चन में भी वॉलंटियर पूछा हुआ है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो ये स्कीम है स्पेशली इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करता है। इट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल एंड समथिंग लाइक दिस। बेसिकली जो मैंने बात की थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप फीचर्स ऑफ द स्कीम वो हमें पता होनी चाहिए, तो ये डेप्थ में हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की नीड नहीं है। तो एलिमिनेशन का रोल आ जाएगा, तो रोल ऑफ PYQ एंड एलिमिनेशन हमने सामने सामने देख ही लिया। PYQ और एलिमिनेशन में मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन है डिपार्टमेंट में पूछा है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, अंडर विच DA डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑपरेट्स, तो आपको ये समझ में आएगा इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक ट्रैप है, देखने में यही लगेगा कि हाँ साइंस से रिलेटेड है तो MST में होगा। UPSC ऐसे जगह आपको फंसा लेता है। इट इज़ अंडर, आप बताओ PMO है या ये है या ये है, होपफुली आपको पता होना चाहिए। तो PYQ और एलिमिनेशन टेक्निक्स पे जब हम काम करते हैं तो हमें ये पता चलता है एग्जैक्ट माइंडसेट क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट माइंडसेट क्या है UPSC एग्जामिनर का। दूसरा, जो सिली मिस्टेक्स हैं वो हमारी रिड्यूस होंगी। तीसरा, क्वेश्चंस या तो रिपीट हो जाएंगे या फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा सिर्फ स्कीम्स ही गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस इज समथिंग डिफरेंट, जिसके लिए होपफुली आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मटेरियल भी नहीं मिलेगा। ये जो PDF है मैं PT 360 कोर्स में कवर करने वाला हूँ एंड होपफुली मैं इसको फ्री ही अपलोड करूँगा, जो रिसेंट 1 ईयर है। इसमें देखो पेजेस बहुत हैं, अगेन 247 पेजेस की ये है और हर साल बढ़ सकते हैं इसमें पेजेस। आपको ध्यान वही रखना है, पहला पार्ट पढ़ना है। दूसरा, जब मिनिस्ट्रीज़ की बात आती है तो आप ये पढ़ो अबाउट मिनिस्ट्री बेसिकली करती क्या है। ये सोर्सेज मैंने इसलिए दिया था आपको पता रहे आपको कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। देन डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, ठीक, उसके बाद फिर स्कीम्स लाइन से, उसमें जो स्कीम में कभी ईयर ऑन ईयर चेंज हो जाए वो आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गवर्नेंस किस वे में पढ़नी है। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बट इसको गलत तरीके से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के साथ में।